केमिस्ट्री के पहला चैप्टर बता दिए थे, यहाँ तक कि ये भी बता दिए थे आपको, जॉन डाल्टन परमाणु के बताए थे परमाणु को कि परमाणु कभी टूट नहीं सकता है, जॉन डाल्टन ने बताए थे। और इसका जॉन डाल्टन ने परमाणु को बताए थे कि कभी टूट नहीं सकता। और जॉन डाल्टन परमाणु के बारे में बताए थे रदरफोर्ड। अगर आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये समझ में तभी आएगा जब पहला वीडियो देखिएगा, अदरवाइज में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम स्टार्ट करें, अब थोड़ा सा बता दे रहे हैं रदरफोर्ड के बारे में, चेडी के बारे में और जे जे थॉमसन के बारे में। इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं याद करने के लिए, याद आ जाएगा रिवाइज करने के लिए। अदरवाइज इसको मैं बता दिया था पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा जाकर। तो रदरफोर्ड के बारे में बता देते हैं अभी। और गोल्डन एस्टीन और चैडविके और जे जे थॉमसन। जॉन डाल्टन ने बोले थे कि परमाणु कभी टूट नहीं सकता है। रदरफोर्ड ने परमाणु को परिक्रमा किए थे और परमाणु पर मतलब कि रिसर्च किए थे परमाणु पर रदरफोर्ड, और उसका परिक्रमा भी रदरफोर्ड किए थे। और रदरफोर्ड ने ही बताए थे कि जो परमाणु है अपना माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा करने के बाद बताए कि जो परमाणु है अपना अल्फा किरणें का प्रयोग किए, अल्फा किरणें के प्रयोग करके चेक किए, तो छेद कर दिया किनारे के छेद कर दिया। और बीच में फेंके किनारे पर थोड़ा सा, तो ये कर दिया, ये क्या कहते हैं, फेंक दिया। इसका मतलब बीच में घनत्व था, जो बीच में से फेंके गामा किरण अल्फा किरण छोड़े तो ये रिटर्न हो गया। जब रिटर्न हो गया तो इसका मतलब कि बीच में अधिक घनत्व के कारण ये रिटर्न कर दिया। तो यही बोले कि बीच वाला भाग जो है नाभिक, ये अधिक घनत्व है, ये पॉजिटिव है, घनत्व है तो पॉजिटिव है। और इसका परमाणु के बाहरी जो कोर का भाग है ये खोखली है, कोर का जो भाग है ये खोखली है। और ये बीच वाला अधिक घनत्व के कारण इसको टकरा कर इसका गामा अल्फा किरणें रिटर्न हो गया, यहाँ पर अधिक घनत्व है। तो रदरफोर्ड ने इतना सारा इस पर बताए थे कि बाहरी परतें खोखली है और बीच में अधिक घनत्व है, जिसको नाभिक नाम दिए। नाभिक उसको बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं बीच के भाग को। और फिर गोल्डन आस्टीन आकर यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज कर दिए, न्यूट्रॉन के नहीं, प्रोटॉन के। गोल्डन आस्टीन प्रोटॉन की खोज किए। जब प्रोटॉन की खोज किए तो रदरफोर्ड इसका नामकरण किया, बोला कि हम रिसर्च किया और तुम खोजा तो तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। तो बोले कि ठीक है, तुम खोजा है तो हम इसका नामकरण कर देते हैं, तुम्हारा बेटा और मेरा हम नामकरण करेंगे तुम्हारे बेटा के। वैसा ही जैसे कि इसका बेटा है प्रोटॉन और नामकरण रदरफोर्ड किया, लड़का इसका हुआ और नामकरण ये किया। तो खोज गोल्डन आस्टीन किए और नामकरण रदरफोर्ड ने किए। फिर चैडविक है, जब चैडविक है तो वो भी अपना माइक्रोस्कोप से बड़ा करके कार्यक्रम किए। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्रोटॉन जो हो गया पॉजिटिव हो गया। ये न्यूट्रॉन की खोज किए चैडविक है। जब न्यूट्रॉन की खोज किए उसके बाद में जे जे थॉमसन है तो वो भी रिसर्च किए तो उनको नाभिक से भेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, क्योंकि ये बाहर का खोखली है तो ये निगेटिव है, ये घनत्व है तो पॉजिटिव है, ये खोखली है तो निगेटिव है। तो जे जे थॉमसन सिद्धांत भी है कि ये जो आकार है इसका, ये तरबूजा का समान आकार है। जैसे तरबूजा में बिया कहीं कहीं रहता है, उस तरह इलेक्ट्रॉन भी इसका बाहर में है। बट इसका मान्यता नहीं मिला, क्योंकि मान्यता इसलिए नहीं मिला, वो बोले खाली स्थिर है, स्थिर थोड़ी है ना, स्थिर रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो इसका मान्यता कैंसिल कर दिया गया, रदरफोर्ड की मान्यता कैंसिल कर दिया। बस इलेक्ट्रॉन की मान्यता मिला कि जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, क्योंकि निगेटिव है। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अच्छा से बताएं। ये तो शॉर्ट करके बता दिए, इसके पहले तोड़कर थोड़ा सा अच्छे से बताएं, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं और इसका आगे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जीरो है, न्यूट्रॉन का जीरो है मान। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, न्यूट्रॉन बस बैठा है वहाँ पर, इसका देखभाल कर रहा है और इसका चक्कर ये लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन बाद में जब पता इसको चक्कर लगाते थक जाता है, बाहर में कोई देखता है तो ये चल जाता है। तो ये चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन इसका पीछे है, इसको मालूम नहीं है। तो
जो है ये हो गया हमारा परमाणु, ये हो गया हमारा परमाणु, और इसमें हो गया एक प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूक्लियर हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा परमाणु हो गया, परमाणु के बाहर में इलेक्ट्रॉन हो गया, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को छोटा छोटा कर सकते हैं ऐसे। इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, इसको विस्तार से समझ लेते हैं। ये दूसरा वीडियो है केमिस्ट्री का, पहला वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा प्रोटॉन, ये होगा न्यूट्रॉन। देखिए इसके बाद में मैक्सवेल है, मैक्सवेल, इस पर मैक्सवेल का सिद्धांत है। ये जो प्रोटॉन है, परमाणु है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो इस पर मैक्सवेल ने सिद्धांत दिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो लगाते लगाते इसका ऊर्जा जो है लगाता है तो इसका ऊर्जा कम होगा, मतलब मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाता है, लगाते लगाते इसका ऊर्जा खत्म होता है तो ये नाभिक में आके गिर जाता है। तो इसका मान्यता नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन में गिरेगा तो ये नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो इसलिए इसका मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, गिरेगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसका मान्यता रद्द कर दिया गया मैक्सवेल का। तब बोरबोरी आए, बोरबोरी का सिद्धांत, जब बोरबोरी साहब ने आए तो इनका सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, इनका सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसने बताया ना, बोरबोरी के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर लगाता है। जब ये अपनी कक्षा में रहता है, ये बोरबोरी के सिद्धांत के अनुसार, बोरबोरी के सिद्धांत के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी कक्षा में अगर चक्कर लगाए, जैसे कि आप अपना क्लास में पढ़ेंगे और छोटा क्लास में जाएंगे अपने से, तो क्या आपका ये जो समझने का शक्ति है कब बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो वैसे ही बोरबोरी के सिद्धांत ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने से छोटे कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को त्याग करेगा, ऊर्जा को त्याग करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने से बड़े कक्षा में जाएगा, जैसे कि आप 7 क्लास में पढ़ते हो, 8 क्लास में जाइएगा, 8 क्लास में जाइएगा तो ऊर्जा को चाहिए ना अपने अंदर, तभी तो 8 क्लास के विषय के बारे में समझेंगे। 6 क्लास में जाइएगा तो 6 क्लास तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 7 क्लास में है तो नीचे जाइएगा तो ऊर्जा को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अब कम लेवल का होना पड़ेगा आपको। अगर ऊंचे क्लास जाना तो ऊंचे लेवल का अपने आप को होना पड़ेगा, ऊंचे लेवल के विचारधारा को रखना पड़ेगा अपने अंदर, ऊंचे लेवल के विषय को ज्ञान अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही बोले कि इलेक्ट्रॉन जब अपने से ऊपर वाले कक्षा में जाता है, अपने से ऊपर वाले कक्षा में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, वो फिर अपनी कक्षा में आ जाएगा और अपने से छोटे कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को त्याग करेगा, और त्याग करेगा, जैसी ऊर्जा से खत्म होगा तो ये अपनी कक्षा में फिर से आ जाएगा, ये अपनी कक्षा में फिर से आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने कक्षा में रहेगा तो इसका ऊर्जा खत्म नहीं होगा, और दूसरी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा खत्म होगा, फिर से अपनी कक्षा में आएगा तो ऊर्जा फिर से बराबर होगा। अब समझ गए? अब एक बार रेलवे में एग्जाम ये पूछा था कि क्या इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को, मतलब इलेक्ट्रॉन ये जो ऊपरी कक्षा में जाएगा अपने से तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा कि ऊर्जा को त्याग करेगा? ऊंचे कक्षा में जाएगा तो ऑप्शन में दिया था, तो उसमें ऊर्जा को ग्रहण करेगा। अगर वही दे देगा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने से नीचे कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा को त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, तो त्याग करेगा, क्योंकि नीचे में जाएगा तो त्याग करना पड़ेगा, उस ऊर्जा को, अपने ज्ञान को कम करना पड़ेगा, तब जाकर नीचे कक्षा में जाएगा। ऊपर कक्षा में जाने के लिए ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, तो वही ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा और ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। डाउन अप मतलब ऊपर जाएगा तब करना पड़ेगा और ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा। ये मैक्सवेल सिद्धांत के अनुसार तो इसका मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये फिर से अपनी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा कम नहीं होगा, और दूसरी कक्षा में तब ऊर्जा कम होगा, बट इसलिए ज़्यादा समय तक वो नहीं रह सकते, फिर से अपनी कक्षा में आ जाएगा। इसलिए बोरबोरी का सिद्धांत ये मान्यता प्राप्त है, मैक्सवेल सिद्धांत गलत था, इसलिए इसका मान्यता प्राप्त नहीं था। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बोरबोरी ने बताया कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है,
दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कक्षा, ये जो कक्षा है ये n से इनका फॉर्मूला है, n से इनका फॉर्मूला है। देंगे बड़ा नहीं है। ये फॉर्मूला बताए n से ही इनका हर कक्षा में n, जैसे कि इनका एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर पे सारा इलेक्ट्रॉन, हर कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो सारे इलेक्ट्रॉन के बारे में, सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर एक फार्मूला है, इस पर ही उसका संख्या ज्ञात हो सकता है। जैसे कि पता करना कि 1 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n के मान 1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 1 के स्क्वायर 1, 2 2 2 एकम 2, तो 1 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी कक्षा यानी कि n के मान 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 2 गुणे 3 के स्क्वायर, 3 के 9, 9 दूनी के 18, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के स्क्वायर, 4 4 के 16 दूनी के 32। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर फार्मूला पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये बर्बोरिक ने एक फार्मूला दिए थे 2n स्क्वायर पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब बर्बोरिक ने बताया थे निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान बताए थे सबसे हल्का होना चाहिए, अगर हल्का नहीं होगा तो ये चक्कर कैसे रहेगा, तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि ये 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। अगर -31 है तो 31 को 0 नीचे रहेगा तो 0.00 कुछ हो जाएगा, तो ये सबसे हल्का हो जाएगा। और प्रोटॉन के मान हो जाएगा 1.6725 इंटू 10 के पावर -27 kg। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद में प्रोटॉन होगा। सबसे भारी कौन होगा, सबसे भारी न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि सबसे भारी न्यूट्रॉन होगा 1.67 और 67 इंटू 48, 67 6748 इंटू 10 के पावर -27 kg। क्यों सबसे भारी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मात्रा है, यहाँ 6725 है, यहाँ 6748 है, तो सबसे भारी न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है, चुपचाप प्रोटॉन बैठे रहना, प्रोटॉन के पास बैठे रहना। ये स्थगित रहता है, फिक्स रहता है, अस्थायी रूप में रहता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये भी पूछता है अस्थायी अस्थायी। अस्थायी में जितना आएगा हो जाएगा, बट अस्थायी में जी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन तो बाहरी से है, अंतरिक्ष में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। सबसे भारी कौन है, तो न्यूट्रॉन है। सबसे हल्का कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक समझ गए, बर्बोरिक के सिद्धांत सक्सेस हुआ। ये एक फॉर्मूला दिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। फिर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान ज्ञात किए, सबसे भारी कौन है, सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, यहाँ पर बताया सिद्ध करके। तो ये बर्बोरिक सिद्धांत था। मैक्सवेल सिद्धांत फेल हो गया। आप आपको इसके आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हिस्ट्री बताना है।